नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 के आज हम जाबिर हुसैन जी के सांवले सपनों की याद पाठ को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। जिन पंक्तियों को मैंने पीले कलर में बोल्ड किया है वो मुख्य पंक्तियां हैं, उनको आप बिंदु के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। तो इस पाठ के जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, नालंदा में। आप जानते हैं नालंदा और तक्षशिला दो भारत के प्राचीन बड़े शिक्षा के केंद्र रहे थे। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति थे। ये अभी भी जीवित हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें आम आदमी के संघर्ष को दिखाया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। इनकी जो मुख्य विधा है वो है डायरियां। मतलब हिंदी की मुख्य विधाएं होती हैं जैसे कविता, गद्य, पद्य। गद्य के भाग उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र। पद्य में आपकी कविता, दोहा, चौपाई, छप्पे और गजल, इस तरह से। तो इनकी सबसे प्रमुख जो विशिष्ट विधा रही वो थी डायरी। डायरी ये अच्छी लिखते थे। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब ये पाठ प्रवेश कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ध्यान दीजिए, जून 1987 में एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली जी, जिन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए कई काम किए। उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी शव यात्रा निकल रही थी तो उसका संस्मरण, उसकी यादें इस पाठ में है जो कि डायरी शैली में है। डायरी शैली में व्यक्ति जैसे अपनी डायरी में बीती हुई बातों को लिखता है, ऐसे ही उनकी शव यात्रा के दृश्य को या शव यात्रा के समय आने वाले विचारों को लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। ध्यान दीजिए, सांवले सपनों की याद में इस पाठ में सालिम अली की मृत्यु के बाद दुख व्यक्त है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। मतलब इस पाठ को पढ़ते हुए आपको उनके बारे में ऐसा लगेगा कि जानकारी से मिलेगी। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। इस पाठ में सामान्य भाषा है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी दुरूह और कठिन भाषा है, जिसके लिए थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आती है। मैं इसको आपको सही ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। सांवले सपनों की याद। आप जान गए हैं कि सालिम अली जी की मृत्यु के बाद जब उनकी शव यात्रा निकल रही थी, उसको देख करके उनके मन में विचार आए हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मतलब भीड़। सांवले सपने का मतलब है कि सालिम अली ने जो सपने सोच रखे थे, जो कि उनके साथी अब चले गए हैं, उस समय एक जो वो उनके सपने थे वो मौत की खामोश वादी की तरफ चल रहे हैं। अर्थात अब जैसे जैसे उनकी शव यात्रा जा रही है वैसे वैसे उनके सपने भी उस तरफ जा रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, क्योंकि जिसकी
अर्थी जा रही होती है वो आगे चलता है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। जैसे यात्री होते हैं, उनकी यात्राएं चलती रहती हैं, वैसे ही सालिम अली जी अपने कंधों पर अंतहीन सफ़र की ओर जा रहे हैं। अंतहीन सफ़र का मतलब, क्योंकि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहता है। उनमें से कोई बिरले ही होते हैं जो कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनका यह क्रम टूटता है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन कहते हैं गमन, मतलब इस जिंदगी में भीड़ भाड़ है, तनाव है, इधर से वो पलायन कर रहे हैं। अब तो वे उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हूं। जैसे कोई पक्षी मर जाता है गाना गाने के बाद, उसी तरह से वो अब विलीन हो रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के दोबारा गीत कैसे गा सकेगा। अर्थात कोई अपने शरीर की हरारत मतलब गर्मी, उष्णता और दिल की धड़कन देकर के भी उनको जिंदा नहीं कर सकता है, न पक्षी को, उसी तरह से न लेखक, न जो है सालिम अली जी को। मुझे लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। इस पंक्ति को आप मुख्य रूप से बिंदु में लाएंगे कि सालिम अली जी ये कहते थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आबशार का मतलब होता है झरना, अर्थात हम जंगल, पहाड़, झरने और निर्झर, आबशार का मतलब भी झरना या सोता होता है जहाँ से पानी निकलता है, कहते हैं हम उनको प्रकृति की नज़र से नहीं देखते हैं, अपनी नज़र से देखते हैं, अपने स्वार्थ के नज़रिए से। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहते हैं कि अगर कोई आदमी कानों से पक्षियों की आवाज़ सुने और उसके अंदर से रोमांच का सोता फूट जाए, मतलब रोमांच का एक झरना फैल जाए, कैसा महसूस कर सकते हैं। और अगर जो लोग करते हैं तो वो जिंदगी है, वो मानवता है। अर्थात प्रकृति के नज़ारों को देख करके हमें उसके अंदर एक संगीत सा महसूस करना चाहिए और उसके साथ अपनापन रखना चाहिए। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक क्या होता है? मिथक वो होता है जो कि कोई पुरानी कहानी होती है या पुराना कोई तत्व होता है जो कि नई परिस्थितियों में नए अर्थ के साथ हमारे सामने आता है। तो कहते हैं ऐसे ही हमारे सामने मिथक हैं सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक मतलब चंचल। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली मतलब दूध मक्खन। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर जाती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता है, हिदायत मतलब सलाह, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब आपको ऐसा लग रहा हो ये क्या चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कृष्ण जी को देखा नहीं, हमने कृष्ण जी की घटनाओं को नहीं देखा, लेकिन वहाँ के वातावरण को देख करके
हमें उनके बारे में महसूस सा होने लगता है। ऐसे ही सालिम अली जी की इस माहौल को देख करके ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं हम इस मिथकों की दुनिया में चलने से पहले सालिम अली के बारे में जानते हैं, जिनकी कमज़ोर काया है। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे, मतलब उनके ज़िंदगी के 100 साल पूरे होने वाले थे, क्योंकि वो 91 साल तक जिए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेखक को पता नहीं कि उनकी मृत्यु क्यों हुई, तो कहते हो सकता है कि वो यात्राएं बहुत करते थे पक्षियों की जानकारी के लिए, या हो सकता है कि कैंसर भी उनको था तो उसकी वजह से वो मृत्यु हुई हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत मतलब सुरक्षा। इसको भी इंटरलाइन करेंगे। ध्यान दें कि वो अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी थी, अर्थात वो हमेशा दूरबीन से केवल पक्षियों के बारे में ही जानकारी लेते थे। प्रिय बच्चों, आपको बता दूं, भरतपुर में एक जगह है केवलादेव उद्यान, उसको एक दूसरा घना पक्षी विहार भी कहते हैं। वहाँ पर सालिम अली जी का म्यूजियम भी बना हुआ है। वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर ये उन्हीं के प्रयासों से उसको सुरक्षित किया गया, जिसके कारण का परिणाम है कि आज साइबेरियन पक्षी वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत लोग उनको देखने जाते हैं। ये सब सालिम अली जी के कारण है। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, वर्ड वाचर पक्षियों का खोजी। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांधे रहता था। वो ये कहते हैं जब वो दूरबीन उतारते थे तब भी वो आसमान की तरफ प्रकृति के घेरे में ही बंधे रहते थे, मतलब वो थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, मतलब वो प्रकृति से ही ज़्यादा लगाव रखते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनकी पत्नी का नाम है। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना वीडियो पसंद आया होगा। इस पार्ट को मैंने 2 भागों में बांटा है। एक पहला पार्ट आज और दूसरी वीडियो आपको मैं कल दूंगा। तो अगर आपको और कोई समस्या लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपकी तरफ से और कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।